दोस्तों आज के टाइम में सभी चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो और हमारा पर्स कभी खाली ना हो। हमारा पर्स जो है हमेशा पैसों से भरा रहे। अगर आप चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं कि आपका पर्स जो है पैसों से भरा रहे और आपके पास हमेशा पैसा रहे और जब से कमाए तब से एंड तक आपके पास पैसा रहे, ये अगर आप चाहते हैं तो ये पॉइंट जरूर फॉलो कर लो। अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, 5 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। अगर इनका इम्प्लीमेंट आप कर लोगे ना तो ये समझ लीजिए कि आपका पर्स कभी खाली ही नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। एक पैसा भी नहीं लगता है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। जल्दी से दबा दो। दबा दिया? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं करते हैं। वो बिना प्लानिंग के खर्च करते रहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, बिना प्लानिंग के कोई भी काम हो, आप चाहे ये फाइनेंशियल प्लानिंग ही क्या, आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के करते हैं तो वो प्लान मतलब वो कार्य कभी संभव होता नहीं है। ये बात तो तय है। तो आपको एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दिए हैं, वहां से आप देख के समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके लिए, लेकिन ये जो है पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आपको अपने जो भी कमाई हो रही है आपकी, आपको उस पैसे को 50-30-20 में बांट लीजिए। ये रूल सब पर लागू होता है। 50-30-20 अगर आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग में आप सफल हो जाएंगे। 50% आप अपनी बेसिक नीड में लगाएंगे, जो भी आपके खर्चे हैं। आपका बिजली का बिल हो गया, होम का रेंट हो गया, आपका खाना पीना, बच्चों की फीस, ये सारा हो गया। आप ये 50% पे आप पूरा कर लो। फिर आप 30% ले लीजिए। 30% आपके घूमने फिरने, रेस्टोरेंट जाना है, अच्छा खाना खाना है, कुछ भी इंजॉय करना है, मूवी देखने जाना है, इस सब के लिए रख लो। और 20% पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो भाई, उसको सेव कर लो। तो चलिए ये पॉइंट फाइनल हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि पैसा बचाएं तो हम कहाँ रखें। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, कमेंट करते हैं कि आप बोलते हो पैसे बचाओ पैसे बचाओ। पैसे तो हम बचा रहे हैं लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि इस पैसे का आप करना क्या है। पैसे बचा रहे हैं लेकिन इस पैसे का करना क्या है। वो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, उस पैसे को वो निवेश नहीं कर रहे हैं। चलिए आपको निवेश की जानकारी नहीं है, आप कहीं निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका दूसरा पॉइंट यही है, समझ लेना। आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में ही एक फैसिलिटी होती है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी। तो आप उस ऑटो स्वीप फैसिलिटी को अपने अकाउंट में जो है एक्टिव करवा सकते हैं। उसको एक्टिव करवाने से आपको, क्योंकि जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें आपको मुश्किल से 2.5 या 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अपने पैसे का, कोई ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि महंगाई 6% बढ़ती है। अगर आपको 2.5 या 3 मिल रहा है तो वो महंगाई से भी आधा मिल रहा है। तो आपका पैसे की जो वैल्यू सेविंग अकाउंट में घट रही है, तो आप उसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी चालू करवा देंगे ना। तो उससे होता क्या है कि जो भी एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, जो अभी फिलहाल में जो चल रहे होंगे, आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। चाहे आप अपने पैसे को उसमें 2 साल रखो, 3 साल रखो, 3 महीने रखो, ये फर्क नहीं पड़ता। जितने भी दिन रखेंगे आप पैसे को अकाउंट में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एफडी का मिलेगा उसमें। तो आप ये फैसिलिटी अपने अकाउंट में अभी तक आपने नहीं करवाई है तो आप बैंक में जाके फटाफट से करवा लो। और तीसरा पॉइंट है, आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। जबकि हम शुरू से जब से नौकरी करते हैं तब से अगर हम इमरजेंसी फंड को समझते हुए अगर हम अपना पैसा थोड़ा सा इमरजेंसी फंड रखते हैं, क्योंकि देखो हम खाने पीने में बहुत सारा खर्च करते हैं, उसमें से अगर थोड़ा सा पैसा बचाकर हम 5% भी हर महीने अपना इमरजेंसी फंड में देते रहे ना, तो जब भी कोई भी इमरजेंसी आए, हमें अपने बच्चे की शिक्षा के लिए चाहिए, या फिर जैसे अभी देखा था आपने कोरोना आया था, तो कोरोना ये क्या था, एक इमरजेंसी तो थी। ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए।
जिसमें इतनी रकम इकट्ठी कर दो, बस ज्यादा नहीं बोलती हूँ, इतनी रकम इकट्ठी कर लो कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, खुदा न खास्ता आप कभी बीमार हो जाए, आपको कहीं चोट लग जाए, या फिर आपकी कहीं नौकरी छूट जाए, या फिर आपको जॉब चेंज करना है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप कमाते हैं तो आपका परिवार सुकून से खाता है, जिस दिन आपने कमाई बंद कर दी उस दिन आपके परिवार को कौन चलाएगा। ये सोचकर एक इमरजेंसी फंड आपको जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 2-4 महीने आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो भी मंथली खर्च है उतना पैसा एक कॉर्पस इकट्ठा करके एक अकाउंट में रखिए, जिससे कि आप जब काम नहीं कर पाए, आप घर बैठे हो फिर भी आपका खर्चा चलता रहे। ये होता है इमरजेंसी फंड। तो आपको हमेशा एक इमरजेंसी मतलब फंड प्लान हमेशा करना चाहिए। अब चौथा पॉइंट आता है कि होम लोन लेते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो, वैसे तो मेरे हिसाब से होम लोन लेना नहीं चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिए। होम लोन लेते समय जैसे शुरुआत में जब हम होम लोन पे करते हैं तो ऐसा होता है कि शुरुआत जब जैसे हमने होम लोन ले लिया और शुरू हो गई, उसकी किस्त कटना शुरू हो गई, जैसे ही किस्त कटना शुरू हो रही है तो वहां पर थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते रहिए। आप शुरू में आपको शुरू में क्या है कि उसमें एक्स्ट्रा पैसा कटवाना है। जैसे आपकी लोन की ईएमआई 5,000 हो रही है तो आप वहां पर 7,000 कटवाइए। उससे क्या है कि पहले जब कटवाते हैं ना तो आपका पैसा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की ओर ज्यादा जाता है, और जो मूलधन होता है ना उसमें बहुत कम पैसा जमा हो पाता है। आपका जो ब्याज जा रही है, आपकी जितनी भी लोन की ब्याज बढ़ रही है वो पहले कट रही है और आपका मूलधन कम कटता है। तो जब आप पहले शुरू में ज्यादा पे करेंगे तो आपका लोन बहुत जल्दी चुक जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब भी होम लोन लें तो होम लोन लेते समय आपको शुरू में पैसा एक्स्ट्रा पे करना है। जो भी उसकी ईएमआई बनती है उससे एक्स्ट्रा पे करिए, आपका कर्ज बहुत जल्दी चुक जाएगा। जब पॉइंट आता है कि बिना सोचे समझे आपको शॉपिंग नहीं करनी है। कोई भी शॉपिंग नहीं करनी है, मतलब कोई भी शॉपिंग बिना सोचे समझे नहीं करनी है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए अपने घर में, ये देखिए कि हमारे घर में क्या क्या चीज की आवश्यकता है इस महीने के अंदर। आपको लगे कि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है तो आप उस चीज को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए, ठीक है। आपने लिस्ट में शामिल किया, फिर आप देखिए चारों तरफ नजर घुमाइए, आपको कोई अप्लायंस तो नहीं खरीदना, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो नहीं लेना है, कोई किचन का अप्लायंस तो नहीं लेना है, या फिर हमारे घर में किस चीज की जरूरत है, और हमारी कोई भी सामान हो, आप सबसे पहले उस सामान की लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। अब उसमें से एक बार आप अपनी लिस्ट को एनालिसिस कीजिए, उसमें देखिए कि कौन सी चीज ऐसी है कि जिसको हम नहीं खरीदेंगे तो भी हमारा काम चल सकता है, तो उस चीज को अपनी लिस्ट से जो है वहीं पर तुरंत हटा दीजिए। ऐसा करने से देखो होता ऐसा है कि कुछ चीजें जैसे हमने 10 चीजें नोट डाउन की तो उसमें से 4 चीजें तो कम से कम ऐसी निकल आएंगी जब हम एनालिसिस करेंगे उस टाइम पे कि हम कैंसिल कर देंगे, शायद इनकी हमें जरूरत नहीं है। फिर भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत तो है लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उस चीज को नहीं खरीदना है। पर्टिकुलर ऐसी चीज, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें महीने में 1-2 बार ही यूज करनी है। ये हर घर का होता है कि जैसे हमें कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज ऐसी है कि सिर्फ महीने में 1 बार चाहिए, हमें उस चीज की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है, तो उस चीज को हम नहीं भी खरीदेंगे तो भी चल जाएगा। और ऐसी चीजों को अगर हम रेंट पर ले लेते हैं ना, रेंट पर लेके अपना काम कर लेंगे तो भी बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, महंगे प्रोडक्ट आते हैं और उनको हम अगर घर में खरीद कर ले आए और हमें एकदम जैसे 6 महीने में, सिर्फ ज्यादा 6 महीने में 1-2 बार ही जरूरत है किसी चीज की, और वो कम से कम 50 या 60 हजार का प्रोडक्ट है, तो हमें वो नहीं खरीदना चाहिए। हमें इस खरीदने की बजाय उस चीज को हमें रेंट पर लेने में ज्यादा फायदा होगा। रेंट पर लेके अपना काम कर लो, फिर वापस कर दो। क्योंकि जिस चीज में हम पैसा डाल रहे हैं, 50,000 या 60,000 रुपए डालेंगे और सिर्फ 6 महीने में हमें 2 बार ही काम आ रही है, तो ऐसी चीज को बाय करने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग करनी चाहिए। ये 6वां पॉइंट है, वीडियो का बोनस पॉइंट है। इस पे बताती हूँ, आपको अपने पैसे से रिलेटेड कोई भी फैसला ले रहे हैं तो उसमें आपको 30 दिन रुकना चाहिए। 30 दिन रुक के सोचना चाहिए उस चीज के बारे में कि मुझे इसको खरीदने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या फिर मैं इसे खरीद रहा हूं तो भविष्य में इससे क्या मुझे मिलेगा, क्या मेरा जाएगा।
ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। ज्यादातर ये हमें प्रॉपर्टी में, जैसे प्रॉपर्टी जैसी बड़ी चीजें अगर हम खरीद रहे हैं तो उस समय हमें रुकना है। अपनी प्रॉपर्टी जहां भी खरीदे ऐसी जगह देखकर खरीदे कि यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आगे चल के हमें इसका लाभ मिल सकता है, या फिर यहाँ पर इसकी कीमत बढ़ जाएगी या घट जाएगी। आपके अंदर भगवान ने दिमाग दिया है और आप सोच समझकर फैसला लें। लेकिन ये बताना मेरा काम है, मैं बता रही हूँ आपको हमेशा, जैसे पैसे से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला है तो उसमें आपको 30 दिन रुकने की आवश्यकता है। आप रुककर पहले सोचिए समझिए, पूरी हर चीज के बारे में जानकारी करिए, क्योंकि आजकल ना सिटियों में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। जहां कहीं भी हम प्लॉट खरीदते हैं, या फिर आपने देखा होगा अभी ये ट्विन टावर गिराया गया है, तो ऐसी जल्दबाजी मत करिए। कहीं भी कोई भी फ्लैट ले रहे हैं या फिर प्लॉट ले रहे हैं, उसके मतलब ये जो मैंने बताया आपको कि जब भी आप कोई बड़ा फैसला करें तो आपको सोचने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।